You will never always be motivated, so you must learn to be disciplined. कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जब आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, तो इसलिए आपको क्या चीज़ सीख लेनी चाहिए? डिसिप्लिन, अनुशासन। ये बात बिल्कुल सही है, आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है। आपने खुद भी ये चीज़ फील की होगी कि आप जब तैयारी करते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, तो हर दिन आप लोगों का जो मोटिवेशनल लेवल है वो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, किसी दिन आप सुबह उठते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल फील करते हैं और बहुत जोश के साथ पढ़ते हैं दिन भर, पूरा दिन आपका पढ़ाई में अच्छा बीतता है। लेकिन किसी दिन ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं होता या कम पढ़ाई होती है ना, क्योंकि उस दिन लगता है कि यार आज पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आ रहा। तो इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। इसलिए बेटर ये है कि आप अनुशासन या डिसिप्लिन सीख लें। आप अपना एक रूटीन बना लें, है ना, एक डिसिप्लिन बना लें, और उसके हिसाब से ये है कि आपको इतना काम जो है वो डेली बेसिस पर करना ही करना है। ठीक है, इतना जो है वो पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसके लिए मोटिवेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, मन हो रहा है, नहीं हो रहा है, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है। चलिए, अब हम लोग आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2024 इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उस सेशन पर चलने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और वो ये है कि हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम वाला चैनल है, उसका कंटेंट आज रात से आप लोगों को दिखना बंद हो जाएगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो चैनल डिलीट हो जाएगा। तो अभी भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, मौका है कि अगर आप चाहें तो आइदर आप, अगर आपका 1-2 वीडियोस का बैकलॉग है, आप आज के दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो कर लें। अदरवाइज़ बेटर ऑप्शन ये है कि आप 60% ऑफ के साथ आईना सीरीज़ के जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं उनमें एनरोल कर लें, है ना, आईना 60 कोड का यूज़ करके। और उससे ये बेनिफिट होगा कि आप अपने पेस पर, ठीक है, अपने हिसाब से अपने पेस पर जो है वो चीज़ों को कवर कर पाएंगे। ठीक है, और ये सेल भी आज रात 12 बजे तक ही रहेगी, और आज रात ही आपको वो चैनल भी दिखना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत बैकलॉग है, आप कवर कर सकते हैं तो कर लें, मुझे उसमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा बैकलॉग बचा हुआ है तो बहुत जल्दबाजी करने के चक्कर में ना रहें। 60% ऑफ आपको इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप कोर्स में एनरोल कर लें और अपने हिसाब से उसके बाद पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे न्यूज़पेपर पर और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे। तो आज के आर्टिकल में जो सबसे पहला पेज है, या जो सबसे पहले पेज की न्यूज़ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक न्यूज़ है। ठीक है, इस न्यूज़ का या आर्टिकल का जो टाइटल है वो एक प्लेयर का नाम है, और वो नाम अपने आप में बहुत काफ़ी है, दैट इज़ विनेश फोगाट। अब विनेश फोगाट यहाँ पर एक रेसलर है, आई होप आप जानते होंगे, और 50 किलोग्राम कैटेगरी में जो फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है उसमें ये पार्टिसिपेट करती हैं। और कल ये अपनी सेमीफाइनल मैच जीत के फाइनल मैच में प्रवेश कर चुकी हैं, और आज इनका फाइनल मैच होगा। और फाइनल मैच में प्रवेश करने का मतलब यही है कि इन्होंने भारत के लिए एक और मेडल, है ना, वो इंश्योर कर लिया है। आइदर शी विल विन सिल्वर और शी विल विन गोल्ड। हम उम्मीद करते हैं कि ये आज का भी अपना जो फाइनल मैच है वो बिल्कुल जीतेंगी। जिस तरीके से इन्होंने अपने पिछले 2-3 मैचेस जीते हैं, और एक प्लेयर जो जापान की थी, जो काफ़ी लंबे समय से अनबीटन थी, उनको इन्होंने हराया, है ना। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि डेफिनेटली ये अपना आज का जो फाइनल मुकाबला है वो जीतेंगी और भारत को पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड जो है वो दिलाएंगी। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट देखिए इसलिए भी है कि आपको याद अगर हो, पिछले साल या कुछ महीने पहले की अगर मैं बात करूं, या लगभग 1 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो आपको याद होगा कि इस तरीके से महिला रेसलर्स को, ठीक है, हमारी जो महिला रेसलर्स थी उनको इस तरीके से जंतर मंतर पर जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके खिलाफ कर रहे थे वो आपको पता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का उस समय चीफ हुआ करता था, है ना, और फॉर्मर बीजेपी एमपी था। अब तो खैर वो बीजेपी का एमपी नहीं है, उसका जो लड़का है वो करण भूषण सिंह, वो बीजेपी का एमपी है ना। लेकिन उसके खिलाफ, क्योंकि उसके खिलाफ इन्होंने कुछ, मतलब ये जो महिला रेसलर्स हैं, इन्होंने आरोप लगाए थे कि महिलाओं के साथ, जो महिला रेसलर्स हैं उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट, बेसिकली वो जो
बृजभूषण शरण सिंह है या उसके कुछ साथी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उसको लेकर सरकार ने बिल्कुल नहीं सुनी। और इन्होंने जब प्रदर्शन किया इन महिला रेसलर्स ने, तो इनके साथ जो है वो बहुत बुरा बर्ताव किया गया, इनको सड़कों पर घसीटा गया। आई होप वो वीडियोस आपने देखे होंगे, और वो वीडियोस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक मतलब हमारे देश की स्थिति को लेकर दर्द बयां करते हैं। बहुत दर्दनाक वो वीडियोस थे, है ना। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रेसलर हैं, उन्होंने किस तरीके से कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, है ना। अदरवाइज़ हो सकता है कि इस साल साक्षी मलिक जो हैं वो भी कम्पीट करती, बजरंग पूनिया ने भी इस साल कम्पीट नहीं किया। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी विनेश फोगाट यहाँ तक पहुँची है और भारत के लिए एक मेडल सुनिश्चित किया है। और हम ये ज़रूर उम्मीद करेंगे कि डेफिनेटली वो फाइनल का जो अपना आज का मुकाबला है, जो आज आई थिंक देर रात होने वाला है, उस मुकाबले में भी वो जीतेंगी और भारत को पेरिस 2024 ओलंपिक में अपना पहला जो स्वर्ण पदक है, जो गोल्ड मेडल है, वो डेफिनेटली दिखाएंगी, जिताएंगी। और इस तरीके की चीज़ें देख के ना आपके अंदर भी एक मतलब मैं ये कहूँगा कि संघर्ष से लड़ने का, है ना, संघर्ष से लड़ने का एक जज्बा, एक जुनून आना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अभी भी जाके जो है वो लड़ रहे हैं। और मतलब लड़ रहे हैं इन द सेंस कि अभी भी जाके आप अपना जो स्पोर्ट्स है उसमें compete कर रहे हैं, एट दी हाईएस्ट लेवल compete कर रहे हैं, और वहाँ पर आप फिर से देश के लिए मेडल लेके आएंगे। डेफिनेटली मेडल तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इस तरीके के संघर्ष से आदमी बहुत जल्दी टूट जाता है, ठीक है। इन संघर्ष के सामने आदमी झुक जाता है, टूट जाता है। बट इन्होंने जिस तरीके की हिम्मत दिखाई है, और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने, आप समझ सकते हैं कि ये पूरे के पूरे प्रोटेस्ट के बाद इन लोगों की जो मेंटल और फिजिकल स्थिति थी वो क्या रही होगी, है ना। लेकिन उसके बाद भी ये लोग मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, है ना, और उसके बाद ये इस स्टेज तक आज पहुंची है। तो इट्स अ रियली, मतलब मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट, है ना। शी इज़ ऑलरेडी अ विनर, ठीक है, शी इज़ ऑलरेडी अ विनर। और आज तो वैसे भी डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि गोल्ड मेडल आएगा, ठीक है। बट इस तरीके के संघर्ष की जो कहानियाँ हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या सोर्स ऑफ मोटिवेशन आप कह सकते हैं। और ऐसे लोगों से आपको सीखना चाहिए, आपको, हमको, सभी को ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में संघर्ष के आगे हार नहीं माननी है, ठीक है। नेवर बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ स्ट्रगल्स, कभी भी स्ट्रगल्स या संघर्ष के सामने आपको झुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, उनसे हमेशा लड़ते रहना है, ठीक है। और ये दिखा देना है कि टफ टाइम डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू, कि बुरा समय जो है वो हमेशा नहीं रहता, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति टफ होता है, मजबूत होता है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको, हमको, सभी के लिए ये यहाँ पर मैसेज भी आता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। बीच के पेजेस में कोई खास न्यूज़ नहीं है, सीधे एक्सप्लेन पेज पर ही चलते हैं, ठीक है। बीच के पेजेस में कोई न्यूज़ आजकल खास आ नहीं रही है, तो इवन आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, ठीक है। उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जब तक कोई न्यूज़ होगी नहीं तो मैं कवर करूँगा क्या, ठीक है। एडिटोरियल एक्सप्लेन पेज पर भी, एडिटोरियल और आइडियाज़ पेज पर भी ऐसे कोई खास आर्टिकल नहीं है जो कवर किए जाएं, ठीक है। देखो, आर्टिकल्स वही कवर किए जाते हैं या वही कवर किए जाने चाहिए, या अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह, तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कवर करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए तरीका यही है कि आर्टिकल्स हमेशा वही कवर करने हैं या वही आर्टिकल्स पढ़ने हैं जिनमें से आपको लगे कि एक तो पहले वो रिलेटेड टू द सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि दोज आर्टिकल्स शुड बी रेलिवेंट आइदर प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए या दोनों के लिए, ठीक है। कि उसमें कुछ आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है कि या तो आप उसमें से प्रीलिम्स के लिए कुछ, मतलब प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो ठीक है। या मेंस में आपको लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं तो ठीक है, या दोनों में कुछ काम आ रहा है। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर आपको अखबार पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो फिर तो पूरा न्यूज़पेपर है, आर से पार तक बैठ के पढ़ते रहिए। बट अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर कवर करना है, तो द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सिलेबस वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। कि सिलेबस में से क्या क्या चीज़
जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखें। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से क्या क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो तैयारी करें, और उसी के अकॉर्डिंग चाहे स्टैटिक पढ़ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से चलें। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपके ये जो प्रिपरेशन की जर्नी है इसमें सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके गाइड रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन पेज पर 2-3 आर्टिकल कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है, इस आर्टिकल का टाइटल है कि द बिल सीक्स टू एक्सपेंड एनडीएमए रोल बट फेल्स टू स्ट्रेंथन इट्स स्टेटस। यहाँ पर सरकार ने एक बिल लेके आया। अभी आपको पता ही है कि संसद का, पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है, जो बजट सत्र है वो चल रहा है ना। तो पिछले हफ्ते यहाँ पर सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया, और इस बिल में क्या था, इस बिल में ये था कि जो 2005 का डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है, 2005 का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स या चेंजेस, संशोधन करने की बात यहाँ पर कही गई है। इसमें यह प्रपोज किया गया है कि एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाएंगे। मेनली एम ये है कि जो नेचुरल कोई जैसे डिज़ास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने की बात यहाँ पर कही गई है। मतलब मेन एम इन अमेंडमेंट्स को करने के पीछे ये बताया गया है। द बिल सीक्स टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनडीएमए। जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एमडीएमए है, एनडीएमए के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सपेंड करने की बात यहाँ पर इस बिल में कही गई है, स्पेशली इन गाइडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द सेंटर इन डीलिंग विद द डिज़ास्टर्स। ठीक है, कि जो एनडीएमए का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन डीलिंग विद द, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइड करने को लेकर, और जो सेंटर के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनको गाइड करने को लेकर कि वो डिज़ास्टर के समय या डिज़ास्टर से कैसे डील करें, इसको लेकर एनडीएमए की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सपेंड या बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिस हुई है इस बिल में, दैट इज़ इट मिसेस द अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड एंड स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल स्टेटस ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए के इंस्टीट्यूशनल स्टेटस को अपग्रेड और स्ट्रेंथन करने का जो एक मौका या अपॉर्चुनिटी थी, जो इस बिल के अमेंडमेंट के दौरान लाई जा सकती थी, वो यहाँ पर मिस होती हुई दिखाई दे रही है। एंड दिस वुड हैव एम्पावर्ड द बॉडी टू कोऑर्डिनेट बेटर विद स्टेट एजेंसीज एंड प्रोवाइडेड इट विद मोर फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ऐसा किया जाता कि एनडीएमए का जो इंस्टीट्यूशनल स्टेटस है अगर उसको अपग्रेड किया जाता, स्ट्रेंथन किया जाता, तो इससे ये फ़ायदा होता कि इस बॉडी को, एनडीएमए को और ज़्यादा पावर मिलती कि वो स्टेट एजेंसीज़ के साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकती थी, और ज़्यादा बेहतर तरीके से समन्वय बना के काम कर सकती थी, और साथ ही साथ इनको ज़्यादा फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो भी मिलते। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करें जो 2005 का है, उसके महत्व को या उसके सिग्निफिकेंस को अगर हम समझें, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बेसिकली कब बना? 2004 में। आपको पता है, या आपको शायद नहीं भी पता, उस समय हो सकता है कि आप तो खैर बहुत छोटे होंगे, आज से 20 साल पुरानी बात है। 2004 में सुनामी आई थी, है ना, बहुत भयानक एक सुनामी आई थी इधर इंडियन ओशन में, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो उसके बाद ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो बनाया गया। हालांकि इस तरीके का आइडिया जो है कि इस तरीके का एक एक्ट बनना चाहिए, वो 1998 में उड़ीसा में भी एक सुपर साइक्लोन आया था, उसके बाद से ही ये आइडिया चल रहा था। लेकिन 2004 में जब सुनामी आई तो उसके बाद ये एक्ट जो है वो बनाया गया। अब इस एक्ट ने क्या बनाया? एक तो नेशनल लेवल पर एनडीएमए, दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट्स लेवल पर एसडीएमए, दैट इज़ स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, है ना, हर राज्य के स्तर पर। इसके बाद नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, जो आप लोग बार बार सुनते होंगे कि कहीं पर भी अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर हुआ है
तो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच गई, एनडीआरएफ की टीम पहुँच गई, ये सुनते हैं ना। तो एनडीआरएफ क्या है? दैट इज़ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके थ्रू, इस एक्ट के थ्रू ये चार चीज़ें यहाँ पर बनी है। एक तो एनडीएमए, स्टेट लेवल पर एसडीएमए, एक एनडीआरएफ दैट इज़ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूट है एनआईडीएम, ये इस इंस्टीट्यूट का काम क्या है कि डिजास्टर रिलेटेड रिसर्च, ट्रेनिंग, अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ये इसका काम है। अब ये जो एक्ट बना 2005 का, इसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बनी 2009 में, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना 2016 में। ठीक, अब ये जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल एक फ्रेमवर्क था, इसने भारत में, मतलब भारत को मदद की है कि नेचुरल डिजास्टर्स के साथ, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके साथ हम इसको अच्छे से डील, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के साथ अच्छे से डील कर पाए हैं, है ना। इतने सालों में इसकी वजह से कई हज़ारों जिंदगियां बची हैं, और लोगों को राहत और बचाव कार्य जो हुए हैं उसकी वजह से लोगों को रिलीफ मिला है, उनको रेस्क्यू किया गया, उनको जो डेंजरस एरियाज़ है वहाँ से निकाला गया, उनको रिहेबिलिटेट भी किया गया। इन्हीं सब जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना उसकी वजह से अब ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर exacerbated by the climate change have made agencies such as NDMA more important than ever, requiring the assignment of greater responsibilities and resources। क्योंकि आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर्स के इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना। प्राकृतिक आपदाओं की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से जो एजेंसीज़ हैं जैसे कि एनडीएमए, ये पहले से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और इसीलिए इनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिसोर्सेज जो हैं वो असाइन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं, अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। यहाँ पर अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनाने की बात की गई है। देखो क्या है, इसमें लिखा है कि द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सटेंड्स टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ आर ऑलरेडी फंक्शनल। ठीक है, मतलब नेशनल लेवल पर हो गया, स्टेट लेवल पर हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, जैसे कि नेशनल लेवल पर एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, स्टेट्स लेवल पर एसडीएमए है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी फंक्शनल है, लेकिन ये बिल रिकॉग्नाइज करता है द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दैट ऑफन कंप्राइजेज मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। अब कई सारी ऐसी बड़े शहर हैं जो मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर कई सारे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो दिल्ली में आई थिंक अराउंड कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं शायद दिल्ली में, मतलब मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, बट आई थिंक मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स तो हैं, ये बात आप समझते हैं। और ऐसे शहरों में all state capitals and cities with a municipal corporation would now also have an urban disaster management authorities। तो ऐसे सभी शहरों में जहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, मतलब सभी स्टेट के कैपिटल में एक तरीके से, और जो भी शहर जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, मतलब जहाँ पर नगर निगम है, वहाँ पर अब क्या होगा, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होगी। ठीक है, जिसको हेड करेंगे म्यूनसिपल कमिश्नर। तो इससे फ़ायदा ये होगा, दिस कैन हेल्प इन हैविंग द यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच टूवर्ड्स सिटी लेवल डिजास्टर्स। कि जो शहर के स्तर पर डिजास्टर आते हैं, जैसे अर्बन फ्लडिंग है ना, शहरों में जब बाढ़ वगैरह आती है, पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से जो समस्याएं होती हैं, मतलब उस तरीके के डिजास्टर से डील करने के लिए इस तरीके की एक बॉडी बनाने की बात यहाँ पर की गई है, दैट इज़ अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये ध्यान रखिएगा कि हर स्टेट की कैपिटल, यानी कि हर राज्य की राजधानी, और हर ऐसे शहर जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, वहाँ पर एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात बनाने की बात की गई है, जिसको हेड करेंगे म्यूनसिपल कमिश्नर। ठीक है, आई होप समझ गए आप बात।
तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद जो दूसरा अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है वो है SDRF। हालांकि कई सारे राज्यों ने, जैसे भी मैंने बताया कि नेशनल लेवल पर NDRF होता है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसी तरीके से कई सारे राज्यों ने अपने खुद के डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस NDRF की तरह ही बनाए हुए हैं। लेकिन 2005 का जो एक्ट है उसमें SDRF मैंडेटेड नहीं है। मैंने आपको जब वो एक्ट में बताया कि उससे 4 चीज़ें बनी है ना, एक NDMA, एक SDMA, एक NDRF और एक वो जो इंस्टीट्यूट था NIDM, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन हमने वहाँ पर कहीं भी SDRF की बात नहीं की। तो ध्यान रखिएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में SDRF का जिक्र नहीं है। SDRF का मतलब है स्टेट डिजास्टर रिलीफ रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन कई सारे राज्यों ने NDRF की तरह ही अपने राज्यों में SDRF बना के रखी हुई है। अब उनकी जो साइज़ और कैपेसिटी है वो भी हर राज्य में वेरी करती है। तो ये बिल प्रपोज करता है कि हर राज्य के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो NDRF की तरह ही SDRF को रेस करे और उसको मेंटेन करे। मतलब हर राज्य में जो है वो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होना चाहिए, ऐसा इस बिल में प्रपोज किया गया है। तो आई होप बात ठीक है, यहाँ तक भी समझ गए। और SDRF ध्यान रखिएगा कि 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें SDRF मैंडेटरी नहीं है। NDRF तो है, ठीक है, उसमें NDMA है, SDMA है, NDRF है और NIDM है, लेकिन SDRF नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है दैट इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब ये जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी दैट इज NCMC है, जिसको हेड किया जाता है बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कैबिनेट सचिव हैं उनके द्वारा, ये ऑलरेडी फंक्शनल है फॉर हैंडलिंग ऑल काइंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसीज इंक्लूडिंग डिजास्टर्स, कि हर तरीके की जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसीज हैं, उसको हैंडल करने के लिए ये ऑलरेडी फंक्शनल है और इंक्लूडिंग डिजास्टर्स को भी ये हैंडल करती है। अब ये जो बिल है वो NCMC को, दैट इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमीशन को, एक लीगल स्टेटस देने की बात करता है, मेकिंग इट द नोडल बॉडी टू डील विद डिजास्टर्स विद सीरियस और नेशनल रेमिफिकेशंस, कि ऐसे डिजास्टर्स जिनका जो असर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है या बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पर है, तो उनसे उस तरीके के डिजास्टर से डील करने के लिए ये एक नोडल बॉडी होगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद NDMA के रोल को इन्हेंस करने की बात की गई है। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ NDMA आर प्रपोज टू बी सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड, कि NDMA की जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इट हैज़ बीन आस्क्ड टू पीरियडिकली टेक स्टॉक ऑफ द एंटायर रेंज ऑफ डिजास्टर रिस्क टू द कंट्री, कि देश में क्या क्या तरीके के आपदाओं के खतरे हैं, डिजास्टर्स के रिस्क हैं, उसके एंटायर रेंज का स्टॉक लेना है। स्टॉक लेना मतलब उसका लेखा जोखा रखना, उसका पूरा अपने पास एक तरीके से रिकॉर्ड रखना कि क्या क्या तरीके के रिस्क हो सकते हैं पूरे के पूरे देश में, ठीक है, अलग अलग रीजन वाइज, तो उसका स्टॉक रखना। और साथ ही साथ इंक्लूडिंग रिस्क फ्रॉम इमर्जिंग डिजास्टर्स, और ऐसे डिजास्टर जो आज के समय में नए हैं, ठीक है, जो इमर्ज कर रहे हैं, उनसे होने वाले रिस्क को भी यहाँ पर उसके स्टॉक लेने की बात भी यहाँ पर की गई है। इसके बाद डिजास्टर डेटाबेस की बात की गई है। The NDMA is also being asked to create and maintain a national disaster database with information on the assessment of the disaster, fund allocation, expenditure and preparedness and mitigation plans. तो NDMA से ये भी कहा जा रहा है कि वो एक नेशनल डिजास्टर डेटाबेस क्रिएट करे और मेंटेन करे, जिसमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी डेटाबेस में, कि एक तो डिज़ास्टर का असेसमेंट होगा, फिर उस डिज़ास्टर के लिए कितना फ़ंड एलोकेट किया गया, कितना फ़ंड एक्सपेंड हुआ, खर्च हुआ, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस का क्या पूरा का पूरा प्लान है, मिटिगेशन प्लान्स क्या हैं, वो सब। और SDMAs जो है दे विल ऑल्सो नीड टू क्रिएट स्टेट लेवल डिजास्टर डेटाबेस। तो NDMA जो है वो नेशनल लेवल पर करेगा, और जो SDMA है, जो हर राज्य की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने स्तर पर ये काम करेंगी, ठीक है, वो अपने स्तर पर इस तरीके का डेटाबेस बनाएंगी। इसके बाद कंपनसेशंस की अगर हम बात करें तो बिल ये भी प्रपोज करता है कि NDMA शुड रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पीपल अफेक्टेड बाय द डिजास्टर्स।
तो बिल ये प्रपोज करता है कि एनडीएमए जो है वो रिकमेंड करे गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पीपल अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स, यानी कि जो भी लोग किसी भी प्रकार की आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ, है ना, यानी कि एक मिनिमम क्या रिलीफ इनको मिलना चाहिए, वो रिकमेंड करने की बात भी बोला गया है कि वो रिकमेंडेशन कौन देगा, एनडीएमए। दिस इंक्लूड अ रिकमेंडेशन ऑन कंपनसेशन अमाउंट इन केस ऑफ लॉस ऑफ लाइफ्स, डैमेज टू होम्स एंड प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स। कि अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपदा से प्रभावित होकर उसकी जान चली गई, ठीक है, या उसके प्रॉपर्टी को, उसके घर को नुकसान पहुंचा, या उसकी आजीविका जो है वो चली गई, तो उसमें उस व्यक्ति को मिनिमम कितना कंपनसेशन या कितना रिलीफ दिया जाए, ये रिकमेंडेशन कौन देगा, एनडीएमए। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद मैन मेड डिजास्टर्स को लेकर ये कहा गया है कि द बिल सीक्स टू इंक्लूड एन इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर्स को इंक्लूड करने की बात की गई है। जो ओरिजिनल एक्ट है दैट डिफाइन डिजास्टर्स, उसमें डिजास्टर्स को कैसे डिफाइन किया गया है, एज एनी कैटास्ट्रॉफ, मिसहैप, कैलेमिटी और ग्रेव अकरेंस in any area arising from natural or man-made causes. The bill says the phrase man-made causes does not include any law and order related situation. तो loss of lives, suffering or property damage in a riot, for example, would not invoke provisions of this law. तो basically इसमें ये कहा गया है कि man-made, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा था ना कि कोई भी डिजास्टर का मतलब क्या है, डिजास्टर या आपदा का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी कैटास्ट्रॉफ हो रहा है, कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो रही है, कोई कैलामिटी हो रहा है या कोई ग्रेव अकरेंस हो रहा है किसी भी एरिया में, चाहे वो नेचुरल या मैन मेड कारणों से हो, वो डिजास्टर कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इस बिल में ये साफ साफ कहा गया है कि मैन मेड कॉजेज़ का मतलब लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड सिचुएशन नहीं है। कि यानी कि मान लीजिए किसी दंगे में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर अगर सही नहीं है तो दंगा हो रहा है। ठीक है, दंगा तभी होगा जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो अगर कोई दंगा हो रहा है, कोई राइट्स हो रहे हैं, वहाँ पर अगर किसी की जान चली जाती है या उसको कोई चीज़ सफरिंग होती है या उसकी प्रॉपर्टी को किसी प्रकार का डैमेज होता है, तो उसमें फिर ये लॉ के जो प्रोविजंस हैं वो लागू नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको मैन मेड कॉजेज़ में नहीं माना जाएगा। ये यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसके बाद बात की गई है एब्सेंस ऑफ वाइस चेयरपर्सन की। देखो, एनडीएमए के हेड तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो तो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है ना, एज अ चेयरपर्सन। लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन है इन द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्री का जो रैंक है, उस रैंक के मंत्री जो है वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, इज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। वो एनडीएमए की डे टू डे फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द पोस्ट ऑफ वाइस चेयरपर्सन हाउएवर हैज़ बीन वैकेंट फॉर अबाउट अ डिकेड। लेकिन पिछले एक दशक से ये जो वाइस चेयरपर्सन का पद है ये लगभग खाली है। और द अमेंडमेंट बिल legitimizes this position by allowing for the day-to-day functioning to be carried out by any member designated by the chairperson or the vice chairperson. तो इसमें ये कहा गया है कि इस अमेंडमेंट में कि इस पोजीशन को इस तरीके से लेजिटिमाइज किया जाएगा कि जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो किसी भी ऐसे मेंबर के द्वारा जिसको चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन जो है वो डेजिग्नेट करेंगे, वो डे टू डे फंक्शनिंग कैरी आउट करेंगे। ठीक है, सिर्फ डे टू डे फंक्शनिंग वाइस चेयरपर्सन कैरी आउट करेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो अनएड्रेस्ड रह गए हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि कंसिडरिंग इट्स ग्रोइंग रोल एंड इम्पोर्टेंस, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट एनडीएमए बी गिवन मोर पावर्स एंड एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इफ नॉट अ फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री इन इटसेल्फ। यानी कि जिस तरीके से एनडीएमए के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो ये मतलब माना जा रहा था या ऐसी उम्मीद थी कि एनडीएमए को कम से कम एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया जाए। अगर पूरे का पूरा एक मंत्रालय नहीं भी बनाया जाता है तो इसको कम से कम एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यानी कि एक सरकारी विभाग बना दिया जाए। एनडीएमए जो है वो अभी आजकल तो अब पूरे साल ही एक्टिव रहती है और रेगुलरली कोऑर्डिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट्स और उसकी जो एजेंसीज होती हैं उसके थ्रू। तो करेंटली ये सारा काम जो है वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाता है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री अभी
एनडीएमए की जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो उसी के थ्रू ये सारा काम होता है। अब चेयरपर्सन भी नहीं है, पिछले 1 दशक से मैंने बताया, तो चेयरपर्सन भी नहीं है, तो उसके बिना द एनडीएमए हैज़ बिन डिप्राइव्ड ऑफ नॉट जस्ट द लीडरशिप बट ऑल्सो द पॉलिटिकल हेफ्ट नेसेसरी टू डील विद स्टेट्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। तो एनडीएमए में चेयरपर्सन नहीं होने की वजह से लीडरशिप की कमी तो है ही है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल हेफ्ट का मतलब है कि हेफ्ट का मतलब होता है आपकी एक तरीके से कह सकते हैं इम्पोर्टेंस, जो राजनीतिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो आपको स्टेट्स के साथ और बाकी सेंट्रल एजेंसीज या सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करने के लिए चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही है। द एनडीएमए डज नॉट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स। एनडीएमए के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स भी नहीं है। हर छोटे डिसीजन को भी होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही राउट कराना पड़ता है, मतलब कोई भी छोटा से छोटा फैसला हो तो वो होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही आता है। तो ये एक इनएफिशिएंट और टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला और इनएफिशिएंट प्रोसेस है। द बॉडी इज़ ऑल्सो सीवियरली शॉर्ट स्टाफ्ड एट द टॉप विद जस्ट 3 मेंबर्स फंक्शनिंग, ठीक है। इसमें ऊपर का जो मतलब ऊपर के जो टॉप के पद है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी है, सिर्फ 3 ही मेंबर्स वहाँ पर हैं। कभी उसमें 6 से 7 मेंबर हुआ करते थे जो हर अलग अलग तरीके के डिज़ास्टर्स के लिए मतलब इंचार्ज होते थे, लेकिन अब सिर्फ 3 ही मेंबर्स हैं वहाँ पर भी। इस अमेंडमेंट बिल में एक चीज़ और इग्नोर की गई है, ये सारी की सारी डेफिशिएंसीज जो है वो अभी फॉर द टाइम बिंग, मतलब अभी तो इन सब चीज़ों को इग्नोर किया गया है, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो मिसिंग है, और कुछ और प्रोविजंस ऐसे हो सकते हैं जिनका विरोध हो, पर्टिकुलरली ऐसे प्रोविजंस जो डील करते हैं विद चेंजेस एट द स्टेट लेवल, कि अगर राज्यों के स्तर पर कुछ अगर परिवर्तन या बदलाव करने हैं तो उसको लेकर भी कुछ अपोजिशन या विरोध हो सकता है जब इस बिल के ऊपर चर्चा होगी संसद में तब, ठीक है। तो बिल अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन बिल इसी तरीके से पास होगा, तो मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर ये कवर कर लिया सो दैट कि जब ये बिल कवर हो, मतलब बिल पास हो, तो हमें फिर ज़्यादा चीज़ें कवर ना करनी पड़े, पहले से ही वो कवर्ड है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमें 2 आर्टिकल्स और देखने हैं। पहले हम लोग ये वाला देखते हैं, जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद फिर इधर आएंगे। देखो, जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, ये मुद्दा पिछले काफ़ी समय से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर इस साल जो प्रीमियम है वो ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, ठीक है, और उस पर 18% का जीएसटी भी लगता है। तो इसकी वजह से हमारे देश की जो आबादी है उसके कई सारे सेक्शंस के लिए इंश्योरेंस जो है वो क्या हो गया है, लेस अफोर्डेबल हो गया है, क्योंकि एक तो प्रीमियम बढ़ा दिया, 18% उसके ऊपर से जीएसटी है, तो इसलिए वो बहुत महंगा हो गया है इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहा, कम अफोर्डेबल हो गया है, ठीक है। अब इसको लेकर जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, इंक्लूडिंग लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं दैट इज़ राहुल गांधी, उन्होंने पार्लियामेंट के मकर द्वार पर कल जो है वो प्रोटेस्ट किया और ये डिमांड की कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स में से जो जीएसटी है उसको विड्रॉ किया जाए। तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं दैट इज़ डेरिक ओब्रायन, उन्होंने इस इशू को राज्यसभा में उठाया था मंडे के दिन, और उनकी जो पार्टी चीफ हैं, यानी कि तृणमूल कांग्रेस की पार्टी चीफ ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि पिछले हफ्ते उन्होंने ये कहा था कि थ्रेटन टू हिट द स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंटी पीपल टैक्स, यानी कि इस तरीके का जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको लेकर वो जो एंटी पीपल टैक्स है उसको लेकर वो भी सड़कों पर उतरेंगी, ऐसे उन्होंने कहा था। इससे पहले 28 जुलाई के दिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मतलब सरकार के ही मंत्री दैट इज़ नितिन गडकरी, इन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था, एक लेटर लिखा था, और उसमें ये कहा था कि लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर जो जीएसटी लग रहा है तो दैट इज़ अमाउंटेड टू टैक्सिंग द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस लेता है वो क्यों लेता है, क्योंकि लाइफ की जो आपकी ज़िंदगी की अनिश्चितताएँ हैं, है ना, उसी लिए आप लेते हैं। इंश्योरेंस क्यों लेता है आदमी, कि जो आपकी ज़िंदगी की अनिश्चितताएँ हैं उनको कवर अप करने के लिए, या उस अनिश्चितताओं के समय में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी,
इसीलिए इंश्योरेंस लिया जाता है। तो आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं, ये इन्होंने बात की। एंड द टैक्स वाज आल्सो रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्री है इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उसकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो रही है, ऐसा इन्होंने कहा था। मतलब सिर्फ विपक्षी पार्टियों ने ही नहीं, या विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ही नहीं, बल्कि सरकार के खुद मंत्री ने भी ये बात कही है, या उनका भी ये कहीं ना कहीं इशारा है कि ये जो टैक्स लगाया जा रहा है इंश्योरेंस के ऊपर, जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स है उनके ऊपर, वो सही नहीं है। ठीक है, आप देखो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स के ऊपर जीएसटी क्या है। तो जीएसटी आपको पता ही है कि सारे के सारे जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स या सेस, 1 जुलाई 2017 से उन सभी को जीएसटी ने रिप्लेस किया। करंटली जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है 18%। ठीक है, अब जीएसटी में सर्विस टैक्स भी आ गया, क्योंकि पहले सर्विस टैक्स अलग होता था, अब ये जितने भी सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इन सभी को एक ही टैक्स के अंदर, एक ही टैक्स की कैटेगरी में रख लिया गया है। तो इसमें सर्विस टैक्स भी आता है। अब सर्विस टैक्स जो है वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन की वजह से हैज़ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन द प्रीमियम अमाउंट्स। ठीक है, अब जीएसटी की वजह से क्या हुआ है कि प्रीमियम अमाउंट जो है वो बढ़ गए। तो जीएसटी के आने से पहले लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसके ऊपर 15% का सर्विस टैक्स लगता था। ठीक है, जिसमें बेसिक सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस हुआ करता था। कुल मिला के 15% वो लगता था, है ना, जीएसटी के, सॉरी ये इंश्योरेंस के प्रीमियम के ऊपर 15%। ठीक है, अब लेकिन वो इंक्रीज़ हो गया 15 से 18%। तो उसकी वजह से जो एंड कंज्यूमर है, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है, जो पॉलिसी खरीद रहा है, उसके लिए प्रीमियम का अमाउंट बढ़ गया। ठीक है, मतलब अगर 100 रुपया था, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पॉलिसी खरीदी, उसका प्रीमियम 100 रुपये का है। ठीक है, तो 100 रुपये, अच्छा पॉलिसी का प्रीमियम होता क्या है, जैसे आपने कोई भी पॉलिसी खरीदी तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर समय पर कुछ पैसा, कुछ अमाउंट जो है वो जमा करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं पॉलिसी का प्रीमियम। ठीक है, अब वो सपोज करो, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे मान लो हर महीने आपको 100 रुपये जमा करना है। अब 100 रुपये का प्रीमियम है, पहले उसके ऊपर 15% सर्विस टैक्स लगता था, तो 115 रुपये हो गया, क्योंकि 100 रुपये तो प्रीमियम है, 15% उसके ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि वो टैक्स तो सरकार के पास जाना है। तो 15% टैक्स जो कंपनी है वो तो लेगी, तो आपसे 115 रुपये लेगी, 100 रुपये अपने पास रखेगी, 15% सरकार को देगी। अब लेकिन वो हुआ क्या कि वो 15 की जगह 18 हो गया, तो 100 रुपये में 115 की बजाय वो 118 है। ठीक है, तो वो 118 जो एंड कंज्यूमर है, जो पॉलिसी होल्डर है, जो पॉलिसी खरीद रहा है, उसको तो 118 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन जो पॉलिसी कंपनी है वो अपने पास 100 रुपये ही रखेगी, और बाकी जो 18 रुपये है वो सरकार को जमा करेगी एज अ टैक्स। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए प्रीमियम का अमाउंट जो है वो महंगा हो रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब ये साथ ही साथ जो रन अवे कॉस्ट है ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, वो एस्टिमेट किया गया पिछले साल के एंड में लगभग 14% के आसपास, हैज़ मेड बाइंग मेडिकल इंश्योरेंस डिफ़िकल्ट फॉर मैनी पीपल। और इसकी वजह से भी कई सारे लोग जो हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस नहीं खरीद पा रहे हैं। और यही सेम केस जो है वो जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। द गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड इन द पार्लियामेंट ऑन मंडे दैट रिप्रेजेंटेशंस हैड बीन रिसीव्ड आस्किंग फॉर एन एग्जम्पशन और रिडक्शन इन द रेट ऑफ जीएसटी ऑन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। तो सरकार ने मंडे को पार्लियामेंट में ये बात स्वीकार की है, एक्नॉलेज की है कि उनके पास इस तरीके के रिप्रेजेंटेशंस आए हैं, मतलब इस तरीके के उनके पास रिक्वेस्ट पहुंची है कि जिसमें ये कहा गया है कि या तो रेट ऑफ जीएसटी जो है लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस में से उसको या तो कम किया जाए या फिर पूरी तरीके से छूट दे दी जाए। ठीक है, लेकिन अभी उस पर कोई फैसला लिया नहीं गया है। अब व्हाट इज़ द रैशनल जस्टिफिकेशन फॉर इम्पोजिंग द टैक्स। अब ये टैक्स लगाने का जो रैशनल जस्टिफिकेशन है ना, वो क्या है। देखो, जीएसटी रेट्स एंड एग्जेम्पशंस सभी सर्विसेज पर, ठीक है, सभी सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी रेट्स है कि मतलब किस सर्विस के ऊपर कितना जीएसटी लगेगा, कौन सी सर्विसेज जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी, जीएसटी एग्जेम्प्टेड होंगी, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये प्रिस्क्राइब किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, जीएसटी काउंसिल ही ये चीज़ रिकमेंड करता है कि किस चीज़ के ऊपर, किस गुड्स के ऊपर, किस सर्विस के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा, कि 5% लगेगा, कि 10% लगेगा, कि
12% लगेगा कि 15% लगेगा कि 18% लगेगा कि 28% लगेगा। ठीक है, बाकी और भी कैटेगरीज हैं, 1.5%, 3%। ठीक है, तो किसके ऊपर कितना लगेगा ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। और कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज जो है वो इस सर्विस मतलब इस जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी, एग्जम्प्ट होंगी, वो भी यही बताता है। अब जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और ये कंप्राइज करता, अच्छा चलो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका मतलब ये संविधान में लिखी होगी, तो इसका आर्टिकल आप मुझे बताना। ठीक है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से आज का कि जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद का उल्लेख है, का मेंशन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सवाल ये रहा, इसका जवाब आप बताएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें यूनियंस फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर्स होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं जीएसटी काउंसिल का। अब जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल है सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर, क्योंकि इंश्योरेंस एक सर्विस है और पॉलिसी होल्डर जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर टैक्स पे करते हैं। अब सरकार के लिए भी एक रेवेन्यू अर्निंग सेगमेंट है। पिछले 3 सालों में, 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, 3 वित्तीय वर्षों में सरकार को यहाँ से 21,256 करोड़ का जीएसटी मिला है। और रीइश्योरेंस ऑफ हेल्थ पॉलिसीज़, यानी कि हेल्थ पॉलिसीज़ को दोबारा इशू कराने से 3,274 करोड़ रुपए का पैसा यहाँ से मिला है। इतना रेवेन्यू यहाँ से सरकार को मिला है जीएसटी के रूप में। इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो अलाउ करती हैं सर्टेन डिडक्शंस वाइल कंप्यूटिंग इनकम टैक्स। अब ये भी एक फ़ायदा होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने ली है तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना, तो उसमें आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाते हैं, है ना, अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है तो। अब इसमें जो सबसे पॉपुलर है, जो सबसे पॉपुलर डिडक्शंस इनसे बताए गए हैं, है ना, दैट इज टैक्स सेविंग डिडक्शंस पर्टिकुलरली ऑन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स के ऊपर है, दैट इज सेक्शन 80C एंड 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अंडर सेक्शन 80C a customer can avail deductions of up to rupees 1.5 lakh on the overall insurance premium including the GST applicable on them। यानी कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए तक की कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ली हुई है तो उसमें आपको इतने का डिडक्शन मिल सकता है, 1.5 लाख रुपए तक का। और अगर कस्टमर जो है वो मेडिकल राइडर के लिए ऑप्ट करते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ साथ, मेडिकल राइडर का मतलब है कि अगर आप और ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अगर आप मेडिकल राइडर के लिए भी ऑप्ट करते हैं तो उसमें 80D के अंतर्गत आपको जो है वो एडिशनल डिडक्शंस मिलते हैं प्रीमियम के ऊपर। अब यहाँ पर जो स्केप्टिक्स हैं, स्केप्टिक्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो चीज़ों पर डाउट करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये डाउट किया है कि अगर जीएसटी को सरकार मान लीजिए कम करती भी है, अगर सरकार एग्री हो जाती है जीएसटी को कम करने को लेकर, तो क्या इससे पॉलिसी होल्डर्स या जो पॉलिसी खरीदने वाले हैं क्या उनको फ़ायदा होगा? ये देखने वाली बात होगी, ऐसा उनका कहना है कि ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो इंश्योरर्स हैं, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्या वो ये घटे हुए जीएसटी का फ़ायदा क्या वो कस्टमर्स तक पास ऑन होने देती हैं या नहीं होने देती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का ये कहना है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसकी वजह से भी उनकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ी है। मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो आज के समय में रिटेल इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, ऐसा इनका कहना है। एंड व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट फॉर विड्रॉइंग द जीएसटी ऑन द प्रीमियम। तो जीएसटी प्रीमियम में से जीएसटी को विड्रॉ करने को लेकर क्या आर्ग्यूमेंट है? तो द मेन इशू इज़ द लार्ज इंक्रीज इन प्रीमियम ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज दिस ईयर। ठीक है, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के ऊपर जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर इंश्योरर ने प्रीमियम 50% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 50% प्रीमियम बढ़ा है, उसके ऊपर 18% जीएसटी, तो वो उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण है लोगों के फ़ायदे के लिए, तो सैडली द रिन्यूअल रेट ऑफ पॉलिसीज इज अलार्मिंगली डिक्लाइनिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट प्रीमियम हाइक्स एंड मेडिकल इन्फ्लेशन। है ना, ऑब्वियस सी बात है कि एक तो मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब मेडिकल का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और दूसरा इस तरीके के जो ये इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो अपने प्रीमियम्स को फ्रीक्वेंटली उसको बढ़ा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो रिन्यूअल रेट है पॉलिसीज़ का, कि आपने एक बार अगर पॉलिसी खरीद ली और उस पॉलिसी को अगर रिन्यू करने की बात आती है तो जनरली लोग
बहुत कम करा रहे हैं, है ना, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जा रहा है और मेडिकल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से लोग रिन्यू कम करा रहे हैं। ऐसा कन्फेडरेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स, उनका कहना है। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पर ये कहा गया है कि द कन्फेडरेशन हैज पॉइंटेड आउट दैट द जीएसटी ऑन इंश्योरेंस इन इंडिया इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, कि इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो दुनिया, मतलब भारत में जो लग रहा है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और इस सिचुएशन को जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि जो IRDAI है, इंश्योरेंस सेक्टर का जो रेगुलेटर है, उसका जो गोल है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, कि 2047 तक सभी लोगों के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर इसके गोल को अटेन करना है तो इस सिचुएशन को एड्रेस करना पड़ेगा, यानी कि जो ये बहुत ज़्यादा जीएसटी है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी गोल को एंडोर्स भी किया था स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने अपनी 66th रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में सबमिट की गई थी इसी साल के फरवरी महीने में। इस रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया था द रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी रेट ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स स्पेशली हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस। उसमें भी ये कहा गया था कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी रेट्स को रैशनलाइज किया जाए। द हाई रेट ऑफ जीएसटी रिजल्ट्स इन हाई प्रीमियम बर्डन विच एक्ट्स एज अ डिटरेंट टू गेटिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें यही कहा गया कि अगर जीएसटी ज़्यादा है, ठीक है, अगर रेट ऑफ जीएसटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से प्रीमियम का बर्डन बढ़ जाता है और उसी की वजह से लोग जो है फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की जो मार्केट है वो हमारे देश में कितनी बड़ी है, तो जनरल इंश्योरेंस की इंडस्ट्री ने लगभग 2023-24 में अगर हम बात करें तो हेल्थ पोर्टफोलियो के अंतर्गत 1,09,000 करोड़ प्रीमियम कलेक्ट किया। ये प्रीमियम की बात हो रही है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने लगभग 3,77,960 करोड़ प्रीमियम जो है वो कस्टमर से लिया 2023-24 में ही, और इसमें से LIC ने 2,22,522 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया है। ठीक है, सिर्फ 5 राज्य दैट इज़ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली, टोटल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 2022-23 में 64% इन 5 राज्यों से आया है और बाकी सारे राज्यों से मिला के 36% आया है। अकॉर्डिंग टू अ स्विस री-सिग्मा रिपोर्ट, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडियाज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर रिड्यूस्ड फ्रॉम 3.2% इन 21-22 to 3% in 22-23 and remained stagnant at 1% in non-life insurance sector। तो यानी कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। तो 2022-21-22 में जहां ये संख्या 3.2 हुआ करती थी, 22-23 में ये संख्या घट के 3% हो गई है, यानी कि कम हो गई है ना। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें या जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो उसके केस में 1% पर अटकी हुई है, यानी कि ओवरऑल इंडिया का जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 4% से कम होके, मतलब 2021-22 में 4.2% हुआ करता था, वहाँ से गिर के 2022-23 में 4% पर आ गया है। ठीक है, तो मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में जो जीएसटी बढ़ाया गया है ना, या जो जीएसटी एप्लीकेबल किया गया है वो भी 18%। आइदर या तो इसका रेट कम किया जाए या फिर उसको पूरी तरीके से एग्जम्प्ट किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, और लोग जो हैं वो पॉलिसीज़ खरीद नहीं पा रहे हैं, उसी वजह से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हो रहा है ना, ऑब्वियस है। ठीक है, समझ गए बात। चलिए, इसके बाद हम लोग एक आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल भी वैसे तो खैर इकोनॉमी बेस्ड ही हुआ है ना। ये पहला वाला आर्टिकल जो हमने बात की है तो आपका डिज़ास्टर आप इसमें लेंगे, NDMA के लेकर यहाँ पर बात है, तो GS पेपर 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप जहाँ पर डिस्कस करते हैं वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, या फिर आप इसको जो आप ये लेते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वैसे आपने उसमें भी पढ़ा होगा, पॉलिटी में भी, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वगैरह में। ठीक है, तो वहाँ पर भी ले सकते हैं, बट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर GST ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, तो GST तो टैक्स है, तो टैक्सेशन बेसिकली ये तो आप, और इकोनॉमी में आप हेल्थ इंश्योरेंस भी पढ़ते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, तो वहाँ पर आप इसको लेंगे। इसके बाद जो ये अगला आर्टिकल है इसको भी हम इकोनॉमी में ही लेंगे, क्योंकि इसमें इकोनॉमी के ही कंसेप्ट हैं। ठीक है, आर्टिकल का टाइटल है दैट इज़ द येन कैरी ट्रेड। अब ये हुआ क्या है, देखो, मंडे के दिन कई सारे जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स थे
उनमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। ठीक है, उसके पीछे रीजंस जो है वो बताया गया कि एक तो अमेरिका में थोड़ा सा कुछ रिसेशन जैसा देखने को मिला, है ना, और साथ ही साथ जो वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो भी एक इसके पीछे कारण था। और साथ ही साथ एक और नया ग्लोबल ट्रिगर था जिसके वजह से ऐसा हुआ, दैट इज़ अनवाइंडिंग ऑफ द येन कैरी ट्रेड। ठीक है, येन कैरी ट्रेड जो है वो पलट गया, उल्टा हो गया, मतलब एक तरीके से रिवर्स हो गया। अब ये येन कैरी ट्रेड होता क्या है पहले तो ये समझेंगे। ठीक है, देखो येन बेसिकली करेंसी, मतलब जो करेंसी है जापान की, उसी के नाम को लेकर जिक्र कर रहे हैं, दैट इज़ येन कैरी ट्रेड। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक मनी। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मतलब जो पूरे दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमेशा इसी अपॉर्चुनिटी या इसी मौके की तलाश में होते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे देश से जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स कम है, ठीक है, वहाँ से वो पैसे को उधार लेते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स कम है, क्योंकि पैसा आपने उधार लिया तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आपने कम इंटरेस्ट रेट्स वाली जगह से पैसा उधार लिया और उसको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया, मतलब ऐसे देश में, उसको ऑब्वियस सी बात है कि आप उस देश की करेंसी में पहले कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको ऐसे देश में आपने इन्वेस्ट किया जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आप अगर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कि जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम है वहाँ से पैसा उधार लिया, उसको कन्वर्ट किया और उसके बाद उस देश में लगा दिया, उस देश में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को कहा जाता है कैरी ट्रेड। तो ये टर्म याद रखिएगा, कैरी ट्रेड क्या होता है ये पूछा जा सकता है। तो कैरी ट्रेड का मतलब ये है कि एक देश से पैसा बोरो करना जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स कम है और दूसरे देश में उसको कन्वर्ट करके दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देना जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा है। दिस इज़ नोन एज कैरी ट्रेड। ठीक, अब देखो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं क्योंकि अलग अलग देशों के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट्स को अपनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से सेट करते हैं। अब जैसे कि बैंक ऑफ जापान है, उसने 2011 से लेकर 2016 के बीच में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 0% रखे। ठीक है, और उसके बाद से उसने अभी तक जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिव कर रखे थे, -0.1%। ठीक है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब लेकिन इस तरीके की जो चीप मनी मॉनेटरी पॉलिसी है इसके ग्लोबल रेमिफिकेशंस भी हैं, क्योंकि जापान कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, है ना, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी करेंसी के ऊपर ट्रस्ट भी किया जाता है। तो इन्वेस्टर्स आर इंसेंटिवाइज्ड टू बोरो चीपली इन येन। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बताया कि पैसा जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स कम है वहाँ से उधार लिया जाएगा और जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ पर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बेसिकली क्या किया कि येन में चीपली बोरो किया, क्योंकि सस्ते में बोरो हो रहा था येन में, वहाँ से उन्होंने बोरो किया। और बाकी जो दूसरे देश हैं जैसे कि ब्राज़ील हो गया, इंडिया, यूएस, जहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया ताकि उनको बेहतर रिटर्न मिल पाए। अब इस तरीके का था तो ये कैरी ट्रेड ही है ना, कि उस जगह से या उस देश से बोरो करना जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स कम है और उस देश में इन्वेस्ट कर देना जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो कैरी ट्रेड। लेकिन ये कैरी ट्रेड किया किस करेंसी में गया, जो बोरोइंग है वो शुरुआत किस करेंसी से हुई, दैट इज़ येन से, तो इसीलिए इसको कह दिया जाता है येन कैरी ट्रेड्स। ठीक है, समझ गए बात। अब जो बैंक ऑफ जापान है उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लंबे समय तक बहुत कम रखे और जब सेंट्रल बैंक्स ने जो बाकी देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स रशिया यूक्रेन वॉर के समय बढ़ाए, ठीक है, तो उस समय पर भी इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम रखे और इंसेंटिवाइज्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ येन कैरी ट्रेड। और उसी वजह से इस समय पर भी काफ़ी ज़्यादा येन कैरी ट्रेड्स हुआ, क्योंकि और देशों के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, यहाँ के बढ़े नहीं, तो लोग यहाँ से और ज़्यादा येन में बोरो करते रहे और देशों में पैसा लगाते रहे। ठीक है, तो इसकी वजह से कई सारे देशों में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया। ठीक, अब बदला क्या, देखो अब इसमें बदलाव क्या हुआ कि इस साल मार्च के महीने के बीच में, लगभग मिड मार्च से लेकर जुलाई एंड में, जो बैंक ऑफ जापान है उसने अपना इंटरेस्ट रेट 35 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया। तो अब वहाँ का इंटरेस्ट रेट जो पहले -0.1% हुआ करता था 2016 से लेकर अभी तक, वो 0.25% हो गया। ठीक है, -0.1% से बढ़ के 0.25% हो गया।
लेकिन स्पेशली जैसे इंडिया की अगर हम लैंडिंग रेट्स की बात करें तो यहाँ पर 6.5% के आसपास है। तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब चेंज तो आप नहीं कह सकते कि जापान के कंपैरिजन में, है ना, मतलब इंडिया के कंपैरिजन में जापान का इंटरेस्ट रेट कोई अभी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और अगर उस तरीके का येन कैरी ट्रेड्स अभी भी जारी रहेगा तो यहीं पर यहाँ पर फ़ायदा तो है ही है। ठीक है, लेकिन जापान के कंटेक्स्ट में ये किसी मॉनेटरी अर्थक्वेक से कम नहीं था। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द सेंट्रल बैंक में रेज इंटरेस्ट रेट्स फर्दर। और ये एक्सपेक्ट किया गया कि हो सकता है कि वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स को और ज़्यादा बढ़ा दे। अब यहाँ पर जो शार्प रिवर्सल हुआ दैट इज़ 25 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज जो अनाउंस किया गया 31 जुलाई को, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो येन कैरी ट्रेड है वो अनवाइंड होना शुरू हो गए। मतलब एक तरीके से जितना सारा पैसा वहाँ से उधार लेके जापान के येन में और देशों में लगाया गया था वो उल्टा होना शुरू हो गया। एंड दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो इट लेड टू द इन्वेस्टर्स हु हैड बोरोड इन येन एंड इन्वेस्टेड से इन द इंडियन रूपी सेलिंग देयर एसेट्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, कि जैसे जिन भी इन्वेस्टर्स ने, निवेशक ने येन में बोरो करके जैसे मान लो भारत में पैसा लगाया, है ना, भारत में इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने अपने इंटरनेशनल मार्केट्स के जो एसेट्स थे उनको बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू क्यों किया, अब इसको लेकर भी सवाल है। तो हायर इंटरेस्ट रेट्स इन जापान लेड टू द येन गेनिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डॉलर एंड मोस्ट अदर इमर्जिंग इकोनॉमी करेंसीज। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि जापान में अब इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ गया तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर आप डॉलर के अगेंस्ट बात करें या बाकी जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट बात करें, तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी हो गई, किसकी, येन की। ठीक है, पिछले हफ्ते अगर हम बात करें तो येन का जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि 1 येन से आप कितने डॉलर्स या कितने रुपीस खरीद सकते हैं, वो रुपये मतलब जैसे डॉलर, रुपया, पैसो जो करेंसी है जो ज़्यादातर आपकी सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना, मैक्सिको, है ना, वहाँ के जो लैटिन अमेरिकन के देश जिनको बोलते हैं वहाँ पर यूज़ होती है, तो उसके अगेंस्ट येन का जो एक्सचेंज रेट है वो स्ट्रेंथन हो गया। ठीक है, और इसी वजह से अगर इन करेंसीज में जो एसेट होल्ड किए गए हैं अगर उनको वापस येन में कन्वर्ट किया जाता तो उनकी जो वर्थ है वो कम हो जाती, तो इसलिए उन्होंने उनको बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, अब नॉट टू मेंशन द हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ येन कैरी ट्रेड्स बिकॉज इन्वेस्टिंग इन येन नाउ पेज हायर रिटर्न्स। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप येन में ही जो है वो इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है वहाँ पर भी। अब ये जो रिटर्न्स या यील्ड्स का जो डिफरेंशियल था वहाँ पर, मतलब जो जापान में या जो बाकी देशों में मिल रहा था, उसके बीच का गैप कम हुआ। और आने वाले समय में ये उम्मीद है कि वहाँ का इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो दैट ट्रिगर्ड द स्लाइड एंड लेड टू द इन्वेस्टर्स सेलिंग ऑफ दोज एसेट्स बॉट यूजिंग चीप येन। तो उन्होंने जो भी वो सस्ता येन इधर से उधर करके जो भी चीज़ें, जो भी एसेट्स खरीदे थे, है ना, जो भी उन्होंने बाकी और देशों के स्टॉक मार्केट्स में जो पैसा लगाया था वो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो उस वजह से भी ये इशू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ ये भी समझ सकते हो कि कैसे जब इस तरीके की ग्लोबल इकोनॉमी होती है ना, तो कैसे किसी भी एक देश के एक छोटे से फैसले से पूरे के पूरे दुनिया की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर असर पड़ता है। यहाँ पर वो छोटा सा असर क्या था या छोटा सा वो कदम क्या था कि जापान ने अपने देश के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। ठीक है, जापान का जो सेंट्रल बैंक था उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया और जैसे ही उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए तो जो ये येन कैरी ट्रेड्स था ये रिवर्स होना शुरू हो गया। और इसकी वजह से इन्होंने जो पहले सस्ता येन हुआ करता था वहाँ से बोरो करके इन्होंने भर भर के पैसा जो और देशों में लगाया था वो इन्होंने वहाँ पर बेचना शुरू कर दिया अपने एसेट्स। ठीक है, तो उसकी वजह से अब किसी भी स्टॉक मार्केट से ऑब्वियस ही बात है कि अगर एसेट्स बिकेंगे, अगर बिकवाली बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट्स क्रैश करेंगे। तो वही स्थिति जो है वो मंडे को देखने को मिली थी। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ गए। यहाँ पर से आप लोग कैरी ट्रेड्स, येन कैरी ट्रेड्स का कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे और याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे और इस आर्टिकल को भी हम लोग इकोनॉमी के ही सेक्शन में लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि 7 अगस्त है आज, और आज रात को हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल वाला चैनल है वो आपको, अफसोस की बात है कि विजिबल नहीं होगा आज के बाद, तो इसलिए उसका कंटेंट भी नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए बेटर है कि आप, अगर आपका 1-2 वीडियोस का बैकलॉग है, आप आज दिन में कवर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, शाम तक, रात तक।
है ना। और अदरवाइज़ अगर आप अपने पेस पर अपनी स्पीड में पढ़ना चाहते हैं कंफर्टेबल होके, तो बेटर है कि आप 60% ऑफ के साथ हमारे जो भी कोर्सेज़ आपके बच रहे हैं, जो आपके अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, उनमें आप एनरोल कर लीजिए, सो दैट कि आप अपने पेस पर पढ़ सकें। ठीक। बाकी जो लोग मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शंस है। अगर आप अगले साल मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 16 महीने की पीडीएफ 12 महीने का पैसा देके 16 महीने की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी जून 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक की, सिर्फ 680 रुपये में। 9 महीने का पैसा देके 12 महीने की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी अगर आप अगले साल का प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ओनली एट 510 रुपीज़। 6 महीने का पैसा देके 8 महीने की पीडीएफ मिलेंगी ओनली एट 345 रुपीज़ जून 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक। उसके बाद 4 महीने की पीडीएफ्स आपको मिलेंगी अगर आप 3 महीने का पैसा देते हैं, 1 महीने का फ्री, वो हमारी तरफ से, दैट इज़ 175 रुपीज़। और अगर आप हर महीने की पीडीएफ लेना चाहते हैं एट ओनली रुपीज़ लेस देन 2 पर डे, एक दिन के 2 रुपये से कम में, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है। जून महीने की पीडीएफ ऑलरेडी लॉन्च्ड है 59 रुपीज़ में। इसी तरीके की पीडीएफ हर महीने आएगी। अभी जुलाई की पीडीएफ के ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्द हम उसको भी इसी तरीके से लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। अदरवाइज़ आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप लॉन्ग टर्म एनरोल कर लीजिए, है ना, और उसमें आपको एक ही बार पेमेंट करना पड़ेगा और हर महीने आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, आपके जो ऐप या वेबसाइट के अंदर जो डाउनलोड सेक्शन होता है वहाँ पर वो मिल जाएगी हर महीने जब भी लॉन्च होगी तब। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से प्लीज़ एक बार बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके साथ और आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी लोग यूट्यूब पर इन सेशंस को देखते हैं, जिनको भी इन सेशन से किसी भी तरीके की मदद या हेल्प मिल रही है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस QR कोड और इस UPI ID का इस्तेमाल करें। सभी लोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, और प्लीज़ जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें। ठीक है, और आपके कंट्रीब्यूशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इन कंट्रीब्यूशंस का फ़ायदा यही होगा कि सेशंस जो है वो हम लोग यूट्यूब पर लंबे समय तक इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यूट्यूब पर इन सेशंस को देख रहे हैं, ठीक है, वो प्लीज़ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। बाकी आप हमारा ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और आपने अगर हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो मंथली कोर्सेज़ हैं दे आर अवेलेबल, है ना, मंथली 3 मंथ 6 मंथ्स के इस तरीके के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और लास्ट ईयर के लिए एक कंपाइलेशन PDF नोट्स जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का हम आपको ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। 12 महीने की PDFs हैं ओनली एट 499 रुपीज़। इंग्लिश में ये PDFs रहेंगी ऑफकोर्स। ठीक है, तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं। सारे के सारे ये जो भी कोर्सेज़ या PDF नोट्स हैं ये हमारे ऐप और वेबसाइट में आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। किसी का भी लिंक अगर आपको ढूंढने में कोई तकलीफ़ होती है तो देयर इज़ एन सॉल्यूशन। यहाँ पर व्हाट्सएप एक नंबर दिया गया है 9150449990। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। और प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें। जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, प्लीज़ बात को समझिए और कंट्रीब्यूशन ज़रूर कीजिए। आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ इन सेशंस को यूट्यूब पर चलाना इतना आसान नहीं है इस सिचुएशन में। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी सवाल हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट करें। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स करें और जो भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उनका जवाब भी ज़रूर दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें, अपने फ्रेंड से भी करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और अपना प्यार, अपना सहयोग और अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।